हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू एमएस क्लासेस। जिस यूपी असिस्टेंट प्रोफेसर रिक्रूटमेंट 2026 का आप सभी बेसब्री से इंतजार कर रहे थे, उसी की तैयारी को और स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए हम एक ब्रांड न्यू कंप्लीट सीरीज लेकर आए हैं। इस सीरीज का बस एक ही मेन मोटिव है, यूपी असिस्टेंट प्रोफेसर में आपका सिलेक्शन करवाना। इस सीरीज में हम सिलेबस को, हर एक टॉपिक को बेसिक से एडवांस लेवल तक कवर करेंगे। हर कॉन्सेप्ट को इजी लैंग्वेज में, एग्जाम्पल्स के साथ और एग्जाम ओरिएंटेड अप्रोच में हम समझेंगे, जिससे आपको किसी भी एक्स्ट्रा सोर्स या फिर किसी एक्स्ट्रा हेल्प की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। हम इस सीरीज का आज पहला टॉपिक दैट इज टीचिंग एप्टीट्यूड स्टार्ट करने वाले हैं। और स्टूडेंट, जैसे कि आप जानते हैं कि जनरल स्टडीज में टीचिंग एप्टीट्यूड से आपके 5 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, जिसका वेटेज 3 मार्क्स ईच रहेगा, यानी कि टोटल आपसे यहाँ से आपकी 15 मार्क्स का क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ठीक है, तो स्टूडेंट्स, आपके 360 में 15 मार्क्स भी बहुत ज्यादा मेजर पोर्शन रखता है। तो स्टूडेंट्स, आज की वीडियो आपके लिए बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल और बहुत ही ज्यादा की पॉइंट से भरी हुई होगी। तो स्टूडेंट्स, बिल्कुल भी वीडियो को मिस मत कीजिए, स्किप मत कीजिए, और हाँ, शुरू से लेके एंड तक जरूर देखिए, क्योंकि एट द एंड ऑफ दिस सीरीज मैं आपको यहाँ पर कुछ आपके कॉन्सेप्ट से रिलेटेड, यानी कि जो हमने पढ़ा है उसी से रिलेटेड मैं आपके यहाँ से एमसीक्यूज भी आपसे पुट अप करने वाली हूँ। ठीक है, तो आपको बताना क्या है, आपको मुझे कमेंट करके उन सभी क्वेश्चंस के आंसर बताने होंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारी आज की सीरीज, यानी कि फर्स्ट स्लाइड से। तो अब हम बात करते हैं हमारे कॉन्सेप्ट ऑफ टीचिंग की। तो टीचिंग लर्निंग इज द कम्युनिकेशन बिटवीन 2 or more persons who influence each other by their ideas and learn something in the process of interaction। ठीक है, यहाँ पर बात की गई है स्टूडेंट्स की टीचिंग का जो एक मेन मोटिव होता है वो सीखने और सिखाने का कम्युनिकेशन प्रोसेस है। ठीक है, इजी वर्ड्स में अगर हम बात करें तो टीचिंग एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें टीचर और स्टूडेंट्स आपस में अपनी आइडियाज शेयर कर रहे हैं और एक दूसरे से कुछ ना कुछ सीख रहे हैं। इट इज अ प्रोसेस इन विच द लर्नर, टीचर, curriculum and other related variables are organized in a systematic way to attain some predetermined goals। ठीक है, यहाँ पर बोला गया है स्टूडेंट्स कि जो आपका लर्नर है, यानी कि जो सीखने वाला है, सिखाने वाला है, और आप क्या सीखने वाले हो वो पहले से ही आपका डिसाइडेड होता है। ठीक है, यानी कि उसको एक ऐसे सिस्टमैटिक फॉर्मेट में, एक सिस्टमैटिक वे में आपके ऑर्गेनाइज किया जाता है, जिससे कि आपने जो पहले सोचा हुआ है कि मुझे क्या सीखना है, वो आपका मेन ऑब्जेक्टिव यहाँ पर क्वालिफाई हो सके। ठीक है, टीचिंग कैन बी एनालाइज्ड इन टर्म्स ऑफ टीचर बिहेवियर। जो हमारी टीचिंग है वो हमारे टीचर बिहेवियर पर बेस्ड होती है, यानी कि यहाँ पर हमारे 3 लेवल्स आते हैं। पहला है हमारा कॉम्पोनेंट टीचिंग स्किल, सेकेंड है आपका जनरल टीचिंग बिहेवियर, एंड लास्ट है आपका स्पेसिफिक टीचिंग बिहेवियर। ठीक है, अगर हम इसको यहाँ पर इन डिटेल समझें तो इन डिटेल हम इसकी स्टडी करते हैं। ये है हमारे लेवल्स ऑफ टीचिंग एप्टीट्यूड, यानी कि लेवल्स ऑफ टीचिंग बिहेवियर। तो यहाँ पर आपका सबसे पहला है कॉम्पोनेंट टीचिंग स्किल। कॉम्पोनेंट टीचिंग स्किल की अगर हम यहाँ पर बात करें स्टूडेंट्स, तो ये हमारा क्या होता है, इसमें जो टीचर होता है उसकी बिल्कुल बेसिक टीचिंग स्किल को स्टडी किया जाता है। ठीक है, मेन टीचिंग स्किल्स क्या क्या है आपकी, यानी कि क्वेश्चनिंग स्किल्स कैसी है आपकी। यहाँ पर अगर हम बात करें तो आपका यहाँ पर बेसिक स्किल यूज्ड बाय अ टीचर इन द क्लासरूम, यानी कि एक क्लासरूम में आपका टीचर अपने टीचिंग स्किल्स को कैसे ऑर्गेनाइज कर रहा है, अपने टीचिंग स्किल्स के अकॉर्डिंग वो अपने बच्चों को कैसे समझा पा रहा है, वो सब कुछ यहाँ पर हम स्टडी करते हैं। जैसे क्वेश्चनिंग स्किल्स हो गई, सही टाइम पर आपसे सही तरीके से क्वेश्चन पूछे जाने, या फिर हम बात करें एक्सप्लेनेटरी स्किल जो हो गई, यानी कि एक्सप्लेनेशन अगर हम स्किल की देखें तो डिफिकल्ट कॉन्सेप्ट्स जो हैं आपके, उनको कैसे एक टीचर इजी लैंग्वेज में या इजी कॉन्सेप्ट के साथ आपके सामने रख रहा है, इजी लैंग्वेज में आपको समझा रहा है, वो वाली चीजें हो गई। या फिर अगर हम बात करें तो ब्लैक बोर्ड राइटिंग स्किल, यानी कि साफ साफ और ऑर्गेनाइज्ड वे में और कंसाइज वे में आपको बड़ी बड़ी चीजें छोटे छोटे फॉर्मेट में करके दिखा देना। ठीक है, या फिर अगर हम बात करें रीइंफोर्समेंट की, यानी कि अच्छे आंसर्स को अगर बच्चा आपका कोई राइट आंसर दे रहा है उसको कैसे अप्रिशिएट करना है, उसको कैसे मोटिवेट करना है, ये सब आपके क्या होते हैं, ये सब आपके हमारे कॉम्पोनेंट टीचिंग स्किल्स के अंडर आते हैं। ठीक है, उसके बाद हम बात करें हमारी जनरल टीचिंग बिहेवियर। जनरल टीचिंग बिहेवियर के स्टूडेंट्स अगर हम यहाँ पर बात करें तो जनरल स्टडीज में हम क्या देखते हैं, इसमें जो टीचर का नॉर्मल बिहेवियर स्टडी होता है। ठीक है, जैसे कि नॉर्मल बिहेवियर कैसे होगी, जैसे उसको कितना पंक्चुअल है, ठीक है, क्लास में किस टाइम आ रहा है, लेट आ रहा है, ये जल्दी आ रहा है, या फिर वो बच्चों के साथ कैसे बिहेव कर रहा है, रूड बिहेव कर रहा है या पोलाइट बिहेव कर रहा है, वो बच्चों को कैसे समझा रहा है, क्लियर वे में और समझा रहा है या थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स कर रहा है,
उन बच्चों में सेल्फ कॉन्फिडेंस जनरेट कर रहा है या नहीं कर रहा है। तो ये सब किस में आता है, ये सब हमारे जनरल टीचिंग बिहेवियर में आते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या कहते हैं, दीज आर द ओवरऑल बिहेवियर शोन बाय द टीचर। तो ये क्या हो गया, ये उसका एक ओवरऑल बिहेवियर हो गया, ठीक है। लास्ट हम बात करें स्टूडेंट्स आपकी स्पेसिफिक टीचिंग बिहेवियर की। तो स्पेसिफिक टीचिंग बिहेवियर में हम क्या देखते हैं, इसमें जो हमारा स्पेसिफिक सब्जेक्ट हो गया, कोई भी एक स्पेसिफिक सब्जेक्ट हो गया या फिर कोई भी आपकी एक सिचुएशन हो गई, उसके अकॉर्डिंग टीचर का बिहेवियर डिसाइड होता है, ठीक है। यानी कि सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग टीचिंग मेथड वो कौन सा डिसाइड कर रहा है। जैसे कोई बच्चा है, अगर उसको कोई कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आ रहा, ठीक है, उसने मुझसे क्वेश्चन पूछा कि मैम मुझे ये वाली चीज समझ में नहीं है, आप इसको दोबारा एक्सप्लेन कर दीजिए। तो यहाँ पर क्या होगा, ऑन द स्पॉट मैं अपना टीचिंग मेथड चेंज कर दूंगी, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग उसको वो टॉपिक समझाया जाएगा। तो ये आपका क्या है, ये आपका स्पेसिफिक टीचिंग बिहेवियर हो जाएगा। These are the behaviors related to the specific teaching situation and objectives। यानी कि एक पार्टिकुलर एक स्पेसिफिक सिचुएशन या फिर स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव के अकॉर्डिंग अगर आप अपने मेथड में या आप अपने अप्रोप्रिएट किसी भी तरीके से अगर आप चेंज लेकर आते हैं तो वो आपका यहाँ पर स्पेसिफिक में आ जाता है, ठीक है। अब हम बात करते हैं स्टूडेंट्स आपके नए टॉपिक की, दैट मीन्स ऑब्जेक्टिव ऑफ टीचिंग की। तो ऑब्जेक्टिव ऑफ टीचिंग की अगर हम यहाँ पे बात करें स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे हम देख रहे हैं उनके सबसे पहले हम देखते हैं हमारे जनरल ऑब्जेक्टिव्स कौन से होते हैं। तो जनरल ऑब्जेक्टिव्स ऑफ टीचिंग आपका सबसे पहला क्या रहेगा, टू डेवलप ऑल राउंड पर्सनालिटी ऑफ द लर्नर थ्रू द क्यूरिकुलम। यानी कि इसमें क्या किया जा रहा है कि ड्यूरिंग द क्यूरिकुलम, जो भी हम क्यूरिकुलम पढ़ रहे हैं उसके दौरान हमें अपने लर्नर, हमें सीखने वाले की पर्सनालिटी को डेवलप करना है, ठीक है। यहाँ पर सबसे पहला मेन ऑब्जेक्टिव क्या होता है स्टूडेंट्स, टीचर का मेन ऑब्जेक्टिव क्या है कि स्टूडेंट का वो ओवरऑल डेवलपमेंट करे, ठीक है। सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई नहीं करनी है बल्कि उसकी नॉलेज, उसकी कम्युनिकेशन स्किल, उसकी कॉन्फिडेंस, ये सब कुछ बूस्ट हो। क्योंकि स्टूडेंट ये कहा जाता है कि नॉलेज वही अच्छी है जो आपके बिहेवियर में शो हो, ठीक है। तो यहाँ पर आपका मेन मोटिव क्या है आपके टीचर का, कि वो जो सीख रहा है वो उसके बिहेवियर में शो हो जाए, ठीक है। नेक्स्ट आता है आपका टू शेप द बिहेवियर ऑफ द लर्नर इन अ डिजायर्ड डायरेक्शन, ठीक है। जो आपका स्कोप है, जो आपका शेप है, उसको शेप का मतलब क्या हो गया यहाँ पे, सुधारना या फिर परिवर्तन करना, बदलना, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होता है, टीचर स्टूडेंट के बिहेवियर को एक पॉजिटिव डायरेक्शन में लेकर जाता है, ठीक है। उससे रिलेटेड मतलब उसको कैसे समझाना है, उसको कैसे रिस्पेक्ट करवाना है, उसको टाइम पर आना, उसको डिसिप्लिन मेंटेन करवाना, ये सब कुछ सिखाना किसका रोल होता है, यहाँ पे उसका टीचर का बहुत बड़ा रोल होता है, ठीक है। तो यहाँ पर वो किस तरीके से उसके बिहेवियर को हमें कैसे सही डायरेक्शन में लेकर जाना है, उसमें भी हमारे टीचर का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। नेक्स्ट आता है स्टूडेंट्स टू हेल्प द स्टूडेंट टू एडजस्ट एंड लिव हार्मोनियसली इन द न्यू सिचुएशन एनवायरमेंट, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो गया स्टूडेंट, अगर हम सबसे पहले बात करें तो ये हो गया एडजस्ट। तो एडजस्ट का मतलब क्या हो गया, यहाँ पे एडजस्ट का मतलब हो गया नए एनवायरनमेंट में खुद को ढालना, ठीक है। यानी कि क्या हो गया, कोई एक ऐसा एनवायरनमेंट है जिसको आप नहीं जानते, अब उस वो एनवायरनमेंट में अगर आपको छोड़ दिया जाए तो आप कैसे उसमें एडजस्ट करेंगे, ठीक है, ये आपको यहाँ पर स्टडी किया जाता है। नेक्स्ट हम यहाँ पे बात करें तो आपका दूसरा वर्ड है हार्मोनियसली। तो हार्मोनियसली का मतलब यहाँ पर क्या हो गया कि सबके साथ मिलजुल कर करना, ठीक है, जो भी काम करना है सबके साथ मिलकर करना है। तो यहाँ पर टीचर उनको क्या समझा रहा है, टीचर स्टूडेंट को क्या समझाएगा कि उनको नए एनवायरनमेंट में कैसे एडजस्ट करना है और सबके साथ यानी कि नए एनवायरनमेंट में कैसे सबके साथ मिलजुल कर अच्छे से काम करना है, वो भी कौन समझाता है, वो भी एक टीचर का ही रोल होता है। उसके बाद क्या आता है, टू एनकरेज द स्टूडेंट टू लर्न एंड थिंक फॉर देमसेल्व्स टू सॉल्व द प्रॉब्लम्स। यहाँ पे क्या हो रहा है स्टूडेंट, यहाँ पे टीचर स्टूडेंट को मोटिवेट कर रहा है कि उनको कैसे अपने कॉन्सेप्ट को समझना है और उसके बाद कैसे उसको सही तरीके से अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व करने में लगाना है। यानी कि यहाँ पर उनको बोला जा रहा है कि कैसे आपको एक स्टूडेंट को सीखना है, याद करना है और उसके बाद अपनी खुद की प्रॉब्लम्स को कैसे उसे सॉल्व करना है। उसके बाद आता है स्टूडेंट टू एक्वेट द स्टूडेंट विद द कंटेंट ऑफ द सब्जेक्ट टू बी टॉट। यहाँ पर क्या है, यहाँ पर हम एक्वेंट का मतलब हो गया स्टूडेंट कि आपको इंट्रोड्यूस करवाना है। सबसे पहले यहाँ पे जो वर्ड आया आपका एक्वेंट, एक्वेंट का मतलब क्या हो गया कि अगर हमें बच्चे को किसी भी न्यू टॉपिक से इंट्रोड्यूस करवाना, तो यहाँ पे सबसे पहले क्या हो रहा है, टीचर अपने स्टूडेंट को नए टॉपिक से या फिर नए सब्जेक्ट से इंट्रोड्यूस करवा रहा है। और यहाँ पर टीचर का काम सिर्फ और सिर्फ सब्जेक्ट को पढ़ाना नहीं है बल्कि उसे अच्छी तरह से समझाना है। यानी कि यहाँ पर हमारा मेन मोटिव क्या है, अपने कॉन्सेप्ट को क्लियर करवाना, ठीक है। तो ये है हमारे स्टूडेंट्स जो हमारे जनरल ऑब्जेक्टिव्स हैं। अब हम बात करते हैं यहाँ पे हमारे कुछ स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव भी होते हैं जो हमारी टीचिंग के रहते हैं। अब हम बात करते हैं उनकी, ये है आपके स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स ऑफ टीचिंग। तो स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव की अगर हम बात करें तो सबसे पहला क्या है, टू डेवलप अंडरस्टैंडिंग। यानी कि यहाँ पर सबसे पहले हम बात कर रहे हैं समझ की,
ठीक है। यहाँ पर क्या है, यहाँ पर आपको बोला जा रहा है कि सिर्फ और सिर्फ आपको रटना नहीं है, यानी कि हमारा मेन ऑब्जेक्टिव क्या है, यहाँ पर स्टूडेंट को टॉपिक अच्छी तरह से समझ में आना चाहिए, उसको रटना नहीं है। अब मेरा यहाँ पे क्या मेन मोटिव रहता है, मेरा मेन मोटिव है यहाँ पे भले ही आपको 2 मिनट एक्स्ट्रा मिल जाए, ठीक है, 2 मिनट एक्स्ट्रा आपके लग जाए, लेकिन आप जो कॉन्सेप्ट पढ़े वो आपको इन डिटेल समझ में आनी चाहिए, ठीक है, उसमें आपको कोई भी डाउट, कोई भी कॉन्फिडेंस, मतलब कोई भी प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए, ठीक है। उसके बाद आता है टू डेवलप ऑफ नॉलेज, यानी कि यहाँ पर अब उनके ज्ञान की बात की जा रही है, जो भी उनको फैक्ट्स बताए जा रहे हैं, जो भी उनको इंफॉर्मेशन बताई जा रही है, उसकी उनको कंप्लीट नॉलेज होनी चाहिए, ठीक है, वो उनका यहाँ पे डेवलप करना। उसके बाद आता है आपका टू डेवलप क्रिटिकल एंड लॉजिकल थिंकिंग। क्रिटिकल लॉजिकल थिंकिंग की बात करें स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे क्या है, इसका मेन ऑब्जेक्टिव होता है कि स्टूडेंट्स को खुद सोचना है, खुद एनालाइज करना है, उनको यहाँ पर एप्रोप्रिएट रीजन देना है कि क्या प्रॉब्लम हुई है, उसका एप्रोप्रिएट वो सॉल्यूशन निकाल सके, ठीक है। उनको एक क्रिटिकल थिंकिंग निकालनी है, यानी कि अगर मैंने उनको कोई प्रॉब्लम दे दी है तो उस प्रॉब्लम का उनको सही तरीके से एनालाइज करना है, सही तरीके से उसकी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकालना है, ठीक है। उसके बाद आता है स्टूडेंट्स आपका टू क्रिएट इंटरेस्ट इन द स्टडी। सबसे मेन कि बच्चों का पढ़ाई में मन लगाना, ठीक है, बच्चे ऐसे ना हो कि वो पढ़ाई से दूर भागे, बल्कि उनका मन करे कि मुझे और भी पढ़ना है। उनको जब लेक्चर का टाइम आए तो वो उस लेक्चर को अटेंड करने से दूर ना भागे, बल्कि वो सोचे कि यार आज कुछ नया सीखने के लिए मिलेगा। वो इंटरेस्ट, वो जिज्ञासा उनके अंदर जगाना, वही एक टीचर का काम होता है, ठीक है स्टूडेंट। तो ये थे हमारे ऑब्जेक्टिव्स। अब हम बात करते हैं हमारी नेक्स्ट स्लाइड, दैट इज रोल ऑफ अ टीचर, ठीक है। अब हम बात कर रहे हैं हमारे टीचर का क्या रोल रहता है एक बच्चे के जीवन में। तो सबसे पहले अगर हम बात करें स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे सबसे पहला आता है आपका फैसिलिटेटिंग स्टूडेंट्स इन देयर एफर्ट्स टू लर्न विदाउट डायरेक्टली इंस्ट्रक्टिंग देम ऑन एनी न्यू कॉन्सेप्ट, ठीक है। यहाँ पर टीचर का रोल क्या है, टीचर यहाँ पर हर एक चीज का आंसर बच्चों को खुद नहीं देता, ठीक है, बल्कि बच्चों को एक ऐसी नॉलेज देता है कि बच्चे हर एक एनवायरमेंट में, जो भी उनके पास सामने एक एनवायरमेंट आ रहा है, वो अपनी खुद की नॉलेज यूज करके उसका आंसर खुद निकाले, ठीक है, हर एक प्रॉब्लम का वो सेल्फ एनालाइज कर सके। तो यहाँ पर उनको क्या दे रहा है कि कोई भी अगर आपका न्यू कॉन्सेप्ट आ रहा है विदाउट डायरेक्टली इंस्ट्रक्टिंग, यानी कि उनको डायरेक्टली इंस्ट्रक्ट नहीं करेगा, फिर भी वो अपनी एफर्ट्स टू लर्न को, यानी कि अपने एफर्ट्स डाले कुछ नया सीखने में, ठीक है। टीचर सिर्फ क्या करेगा, टीचर सिर्फ एक हिंट देगा, बच्चा उसका आंसर सही से खुद निकालेगा, ठीक है। उसके बाद आता है बीइंग सेंसिटिव टू द प्रीवियस एक्सपीरियंस ऑफ ईच एंड एवरी स्टूडेंट इन द क्लास, ठीक है। यहाँ पर क्या कहा गया है, यहाँ पर बोला गया है स्टूडेंट कि उनके प्रीवियस जो उन्होंने पहले सीख चुके हैं, उसी के बिहाफ पे उनकी फर्दर स्टडीज को मोटिवेट किया जाए, ठीक है। उन्होंने पहले क्या क्या चीजें सीखी हैं, क्या क्या चीजें उनको आती हैं, उस चीज का ध्यान में रखते हुए टीचर उनको फर्दर स्टडीज पे मोटिवेट करे, ठीक है। उसके बाद हम बात करें स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे आता है प्रोवाइडिंग ऑथेंटिक टास्क, यानी कि उनको ऐसे टास्क प्रोवाइड कराने जो उनकी रियल लाइफ से रिलेटेड हो, ठीक है, यानी कि उनको रियल वर्ल्ड और कंटेक्चुअल उनको यहाँ पर हमें टास्क देने हैं, कि जैसे मैंने आपको एक टास्क दे दिया कि ये वाली प्रॉब्लम आई है, अब इसका सॉल्यूशन निकालिए, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, मैंने आपको एक ऐसा टास्क प्रोवाइड किया है जो रियल लाइफ से रिलेटेड है, ठीक है। अब स्टूडेंट्स अगर हम बात करें एग्जाम की, तो जो आपके पास एग्जाम में क्वेश्चंस आते हैं वो आपके रियल लाइफ बेस्ड आते हैं, ठीक है। जैसे कि बोल दिया जाएगा कि एक ट्यूटर ऐसा है, एक स्टूडेंट ऐसा है, उनके बीच में ये सब कुछ हो रहा है, अब आप बताइए कि ऐसी सिचुएशन में आप अगर टीचर हो तो आप क्या करोगे, ठीक है। तो ये क्या है, ये आपके कंसेप्ट बेस्ड, यानी कि कंसेप्चुअल बेस्ड, यानी कि ऑथेंटिक आपका ये क्वेश्चन आता है, ठीक है। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर आपको क्या देखना है, यहाँ पर आपने जो सीखा है उसी के बिहाफ पे आपको यहाँ पर अपना आंसर देना है, ठीक है। नेक्स्ट आता है प्रोवाइडिंग एज मेनी मटेरियल्स एंड एक्सपीरियंसेस फ्रॉम द इमीडिएट एनवायरमेंट एज पॉसिबल। जितना ज्यादा आप हो सके उतना ज्यादा मटेरियल और एक्सपीरियंस उनको एक्सटर्नल एनवायरमेंट्स प्रोवाइड करवाइए, ठीक है। यानी कि यहाँ पर हमें क्या करना है, यहाँ पर हमें आपको एक प्रैक्टिकल एक्टिविटीज करवानी है। प्रैक्टिकल एक्टिविटीज का मतलब क्या हो गया, एक्सटर्नल एनवायरमेंट में आप कैसे सर्वाइव करें, एक्सटर्नल एनवायरमेंट में आपके पास क्या क्या अवेलेबल है, उसके अकॉर्डिंग आपको समझाया जाए, ठीक है। तो ये क्या है, यहाँ पर आपको मैनिपुलेटिंग मटेरियल्स एंड इवेंट्स सो दैट द स्टूडेंट कैन गैदर मोर एक्सपीरियंसेस, ठीक है, जिससे कि जो आपने सीखा है उसी के बिहाफ पे आपको ज्यादा एक्सपीरियंस मिल सके, प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस मिल सके। जैसे स्टूडेंट्स आपने देखा होगा एक मूवी थी गुंजन सक्सेना, ठीक है, उसमें क्या हुआ था, उसमें वो रियल लाइफ, मतलब वो एक पायलट बनना चाहती थी, तो पायलट बनने के लिए अब उनको सीधा जाकर प्लेन की सीट पर नहीं बिठा दिया गया था, उनको क्या कहा गया,
उनको रियल लाइफ एक्सपीरियंस का करवाने के लिए उनको जो पायलट रूम होता है उस रूम के एक जैसा पूरा का पूरा उनका एक स्ट्रक्चर रेडी कर दिया गया था, ठीक है। और उसको बोला गया कि अब आपको यहाँ पर बैठ के अपनी पावर का देखना है, यानी कि अपना कंट्रोल स्टैब्लिश करना है कि आप कितनी हद तक अपने कंट्रोल को मैनेज कर सकते हैं, ठीक है। जैसे आपको जब प्लेन उड़ाना होता है तो आपके हाथ बहुत ज्यादा आपकी कमांड होनी चाहिए, ठीक है, आपका हाथ बिल्कुल भी मूव नहीं करना चाहिए। तो ये सब कुछ चीजें उनको यहाँ पर क्या किया गया, एक प्रैक्टिकल एनवायरमेंट यानी कि प्रैक्टिकल एक्टिविटीज से उनको सिखाया गया, जिससे कि जो उन्होंने थियोरी में सीखा वही उन्होंने प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट किया। अब वो प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट जब उन्होंने किया तो वो क्या हुआ, ना तो ज्यादा डेंजरस रहा और वो उसने उनको प्रैक्टिकली मतलब रियल लाइफ कैसे सिचुएशन को हैंडल करना है, अगर आगे चल के आपको ऐसी प्रॉब्लम आ जाती है तो उसको आप कैसे सॉर्ट आउट कर सकें वो आपको यहाँ पर सिखाया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट आता है प्रोवाइडिंग रियल वर्ल्ड कंटेंट बेस्ड लर्निंग एनवायरमेंट rather than predetermined instructional sequence for making learning more realistic, relevant and contextual। बिल्कुल वही वाली चीज है स्टूडेंट्स की यहाँ पर पढ़ाई को रियल लाइफ सिचुएशन से कनेक्ट किया जाता है, ठीक है। यहाँ पर आपने जो कुछ भी सीखा है उसको आपकी रियल लाइफ में आने वाली प्रॉब्लम के साथ कनेक्ट किया जाता है। नेक्स्ट आता है फोकसिंग ऑन रियलिस्टिक अप्रोचेस टू सॉल्व रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम। सेम एज विद दैट कि यहाँ पर हम क्या करते हैं, जो आपकी रियलिस्टिक अप्रोच है उसको आपको उस पर आपको फोकस करना सिखाते हैं, जिससे कि आप अपनी रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना सीख सकें। प्रोवाइडिंग एंड और एनकरेजिंग द स्टूडेंट्स टू कम आउट विद मल्टीपल रिप्रेजेंटेशंस और ऑल्टरनेटिव सॉल्यूशंस व्हेन एंगेज्ड इन अ प्रॉब्लम। अगर आप किसी भी एक प्रॉब्लम में फंस जाते हैं, ठीक है, तो आपको सिर्फ एक सॉल्यूशन नहीं लेना है बल्कि आपको मल्टीपल सॉल्यूशंस आपके पास होने चाहिए, यानी कि मल्टीपल प्लान्स आपके पास होने चाहिए। एक प्लान ने काम नहीं किया दूसरे प्लान पे स्विच कर जाओ, दूसरे ने नहीं किया तीसरे पे स्विच कर जाओ। तो यहाँ पर क्या है, आपके पास ऑल्टरनेटिव सिचुएशंस होनी चाहिए, ऑल्टरनेटिव सॉल्यूशंस होने चाहिए और मल्टीपल रिप्रेजेंटेशंस होनी चाहिए। Allowing students to ask questions and encourage them to raise intelligent questions। बच्चों को कभी भी क्वेश्चन पूछने से नहीं रोकना चाहिए, क्योंकि बच्चा जितने क्वेश्चंस पूछेगा उसकी इंटेलिजेंस, उसका कंसंट्रेशन उतना ही ज्यादा बूस्ट होगा, ठीक है। फॉस्टरिंग reflective practice by encouraging raising intelligent questions indirectly put pressure to think reflectively। यहाँ पर क्या है स्टूडेंट, जब स्टूडेंट अलग अलग पॉइंट्स को समझता है, अलग अलग आइडियाज देने के लिए अगर हम उसको कहते हैं कि ये वाली प्रॉब्लम आई है, अब बताओ इसकी क्या सॉल्यूशन करोगे, क्या प्रॉब्लम, मतलब इस वाली प्रॉब्लम पे आपका क्या आइडिया होगा, आप क्या कैसे रिएक्ट करोगे। तो यहाँ पर बच्चा क्या कर रहा है, यहाँ पर वो अपनी क्रिटिकल थिंकिंग को यूज कर रहा है, अपनी क्रिटिकल थिंकिंग को और ज्यादा एनालाइज कर रहा है और ज्यादा उसको डेवलप कर रहा है। तो यही चीज यहाँ पर की जाती है कि हम यहाँ पर उसको रिफ्लेक्टिव प्रैक्टिस करने के लिए बूस्ट कर रहे हैं। हम उसको यहाँ पर कह रहे हैं कि आप रिफ्लेक्ट करो, जो आपने सीखा हुआ है उसको वापस रिकॉल करो और उस पर रिएक्ट करो कि क्या आप कैसे रिएक्ट करोगे। दैट्स कॉल्ड रिफ्लेक्टिव प्रैक्टिस। रिफ्लेक्टिव प्रैक्टिस में क्या होता है स्टूडेंट, जो आपने सीख लिया है उसको रिकॉल किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट आता है आपका सपोर्टिंग कोऑपरेटिव एंड कोलैबोरेटिव लर्निंग इन द क्लासरूम। यहाँ पर क्या किया जाता है स्टूडेंट, आपकी सबसे पहले अगर हम बात करें यहाँ पर आपकी कोलैबोरेटिव लर्निंग की बात हो रही है, तो इसमें क्या होता है, हम आपको ग्रुप में काम करवाते हैं, ठीक है। यानी कि आपको किसी भी पर्टिकुलर ग्रुप में कह दिया जाता है कि आपको ये ग्रुप एक्टिविटी है, आप भले एक दूसरे को पसंद करते हो या नहीं करते हो, लेकिन आपको ये वाला काम साथ मिलकर करना है। तो दैट्स कॉल्ड आपका कोऑपरेटिव हो गया। कोलैबोरेटिव लर्निंग की अगर हम बात करें स्टूडेंट्स, तो यहाँ पर क्या होता है, इस सिचुएशन में सब कोई मिलकर डिसीजंस लेते हैं, ठीक है। यानी कि जो भी डिसीजन लिया जाता है वो आपस में मिलके डिस्कशन किया जाएगा। पहले कोई अगर नहीं मान रहा है तो उसको मनाया जाता है, नहीं मान रहा है तो फिर उसके रिगार्डिंग भी ऐसा डिसीजन लिया जाता है जिसमें वो भी एग्री करे और बाकी सब भी एग्री करें। तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर हम उसको सपोर्ट कर रहे हैं कि आपको साथ में मिलकर काम भी करना है और साथ साथ आपको साथ मिलकर डिसीजन भी लेने हैं एक क्लासरूम में, ठीक है। उसके बाद आता है आपका कनेक्टिंग द एक्टिविटीज इन द स्कूल विद दोज आउटसाइड द स्कूल। जो आप स्कूल में सीख रहे हो वही आपको स्कूल के बाहर कैसे बिहेव करना है वो चीज उसके साथ सिखाई जाती है, ठीक है। एनकरेजिंग सेल्फ एनालाइज एंड सेल्फ असेसमेंट ऑफ द स्टूडेंट्स लर्निंग प्रोसेस। बच्चों को सिखाया जाता है कि आपको अपना सेल्फ एनालाइज कैसे करना है, सेल्फ आपको असेसमेंट कैसे करना है, यानी कि अपना आपको कैसे आपको चेक करना है कि मैं कहाँ पर सही हूँ कहाँ पर गलत हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर सेल्फ एनालाइज यानी कि सेल्फ असेसमेंट आपको सिखाया जाता है, ठीक है। चलिए अब हम बात करते हैं स्टूडेंट्स आपके नेक्स्ट की, यानी कि 3 लेवल्स, देयर आर 3 लेवल्स ऑफ टीचिंग। अब बात करें लेवल्स ऑफ टीचिंग की, तो सबसे पहला आता है आपका मेमोरी लेवल, ठीक है। तो स्टूडेंट्स मेमोरी लेवल क्या होता है, इसमें टीचर अपना मेन ऑब्जेक्टिव यूज करता है, ठीक है। ये हमारे टीचिंग का मेन ऑब्जेक्टिव होता है, यानी कि इसमें हम जो स्टूडेंट्स होते हैं, स्टूडेंट को यहाँ पर याद करवाया जाता है,
ठीक है, यहाँ पर हमारा मेन मोटिव क्या होता है कि उसको हमें याद करवाना है। फैक्ट्स जो हैं, ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, डेफिनेशंस क्या है, फॉर्मूलाज क्या हैं, इंफॉर्मेशन उनको याद कराई जाती है। ठीक है, यहाँ पर मेन फोकस सिर्फ और सिर्फ याद कराने के लिए, इसीलिए इसको हम लेस थॉटफुल लेवल भी कहते हैं। यानी कि इस मेमोरी लेवल को हम क्या बोल देंगे, लेस थॉटफुल लेवल। ठीक है, तो ये भी आपका यहाँ पर आ सकता है, क्योंकि यहाँ पर बच्चा अपना दिमाग यूज नहीं करता। ठीक है, यहाँ पर उसको जो टीचर ने सिखा दिया वो चीजें उसने याद कर ली। ठीक है, जैसे हम इसको एक तरीके से याद कर लें तो यहाँ पर क्या हो गया, यहाँ पर आपका प्ले से 5th क्लास तक की एक तरीके से हम यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल हम लेकर चल रहे हैं कि मेमोरी लेवल में क्या होता है, प्ले से लेके 5th क्लास तक। अब प्ले से 5th तक क्या हो गया, जो टीचर ने सिखा दिया हमने वो याद कर लिया। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, मेमोरी लेवल ऑफ टीचिंग मींस कमिटिंग फैक्चुअल इंफॉर्मेशन टू मेमोरी। जो हम भी हमारे पास फैक्ट्स हमें सिखाए गए हैं उसे हमें सीधा में याद करना है। ठीक है, उसके बाद क्या है, मेमोरी लेवल टीचिंग और लर्निंग इज द लीस्ट थॉटफुल। इसमें सबसे कम सोचा जाता है। ठीक है, इसमें बच्चा सबसे कम सोचेगा, यानी कि लर्नर जो है आपका वो अपना दिमाग ज्यादा नहीं चलाएगा। उसके बाद हम यहाँ पे क्या बात कर, रिकॉल, रिकॉग्निशन और रिटेंशन आर स्पेशली एम्फेसाइज्ड इन दिस फॉर्म ऑफ टीचिंग और लर्निंग। यानी कि इस पे सबसे पहले फोकस किस पे किया जाता है, आपकी रिकॉल पे। रिकॉल का मतलब क्या हो गया, सबसे पहले कि जो आपने आपको याद करवाया उसको वापस याद कीजिए। जैसे मैंने आपको समझा दिया, अब प्ले के बच्चों को क्या हो गया, पहले उनको कुछ समझा दिया गया। ठीक है, कि आपको जब भी टीचर क्लासरूम में आए तो आपको गुड मॉर्निंग टीचर ऐसे बोलना है। ठीक है, पहले उनको सिखा दिया गया। अब जब टीचर क्लासरूम में एंटर हो रही है तो बच्चा खुद रिकॉल करेगा कि मुझे क्या करना था, मुझे यहाँ पे गुड मॉर्निंग बोलना था, बच्चे ने खुद रिकॉल किया। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो गया, रिकॉल। उसके बाद क्या है, रिकॉग्निशन, कि टीचर आई है तो मुझे करना है, यानी कि टीचर के आने पे मुझे खड़ा भी होना है और गुड मॉर्निंग भी बोलना है। किसी और के आने पे गुड मॉर्निंग नहीं बोलना, अगर कोई बच्चा आ रहा है तो मुझे नहीं बोलना, मुझे सिर्फ और सिर्फ टीचर के आने पे बोलना है। तो यहाँ पर क्या है, पहचान की गई, यानी कि रिकॉग्निशन किया गया। उसके बाद क्या है, रिटेंशन किया गया, यानी कि जो सिखाया गया था उसी को उसने यहाँ पर याद किया। ठीक है, तो ये हमारी क्या है, ये बेसिकली हमारे यहाँ पर मेन एम्फेसाइज मतलब मेन फोकस इन्हीं पर रहता है हमारी मेमोरी लेवल में। उसके बाद हम बात करते हैं स्टूडेंट हमारी अंडरस्टैंडिंग लेवल। अंडरस्टैंडिंग लेवल में क्या हो जाता है स्टूडेंट, इस लेवल पर स्टूडेंट्स सिर्फ याद नहीं करता बल्कि यहाँ पर अपने कॉन्सेप्ट को समझना स्टार्ट करता है। ठीक है, जब हम बात करें यहाँ पर हमारी लाइक 6th to 10th, 10th क्या इसको 12th ही कर लेते हैं, 6th to 12th। 6th to 12th का मतलब क्या हो गया, यहाँ पर क्या हो गया, यहाँ पर हमने बच्चे को सिर्फ और सिर्फ कॉन्सेप्ट समझाने पे फोकस किया। अब यहाँ पे उसको बुकिश लैंग्वेज नहीं करवाई जा रही है, यहाँ पे उसको कॉन्सेप्ट्स क्लियर किए जा रहे हैं। जैसे कि एग्जाम में अगर आपके पास कोई भी क्वेश्चन आया तो आपको बुकिश लैंग्वेज नहीं लिखनी है, अब आपको कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग अपने आप आंसर्स लिखने हैं। बोर्ड्स में क्या होता है, बोर्ड्स में आपको यही तो बताया जाता है कि आपकी बुक में से क्वेश्चन आते हैं, नहीं, आपको सिर्फ और सिर्फ कॉन्सेप्ट क्लियर किए जाते हैं। अब वहां पे जो क्वेश्चन आ रहा है उसके अकॉर्डिंग आपको आंसर देना होता है। तो ये क्या है, ये आपकी अंडरस्टैंडिंग यानी कि आपकी समझ के अकॉर्डिंग आपको बताता है। ठीक है, तो यहाँ पर इट इज रीच्ड व्हेन थॉट थ्रू अंडरस्टैंडिंग, ये वाली जो लेवल आता है ये आपकी अंडरस्टैंडिंग से आता है। ऑफ द सब्जेक्ट मैटर इज गेन थ्रू प्लान्ड लर्निंग, क्योंकि यहाँ पर आपने क्या किया, यहाँ पर आपने जो सीखा है वो एक प्लान्ड फॉर्मेट में सीखा है। ठीक है, उसके बाद क्या आता है, इट इन्वॉल्व्स एक्सप्लोरेशन। तो सबसे पहले अगर स्टूडेंट्स हम एक्सप्लोरेशन की बात करें तो एक्सप्लोरेशन में क्या होता है, यहाँ पर हम अपने सबसे पहले टॉपिक को इंट्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, उसके बाद क्या है, आपका प्रेजेंटेशन आया, जो टॉपिक आपको इंट्रोड्यूस किया गया अब उस टॉपिक को विद एग्जांपल समझाया जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले क्या है, इंट्रोडक्शन हुआ, उसके बाद अब उनको एग्जांपल्स दिए गए। ठीक है, उसके बाद अगर हम बात करें एसिमिलेशन, तो एसिमिलेशन का मतलब क्या हुआ स्टूडेंट्स, जो आपकी प्रीवियस नॉलेज थी उसी के बिहाफ पे अब आपके न्यू कॉन्सेप्ट को जोड़ा जा रहा है। ठीक है, यानी कि अपनी प्रीवियस नॉलेज के बिहाफ पे आपको न्यू नॉलेज दी जा रही है। ठीक है, उसी के बीच में एक नया रिलेशन स्टैब्लिश किया जा रहा है। उसके बाद क्या आएगा आपका स्टूडेंट्स, ऑर्गेनाइजेशन। ऑर्गेनाइजेशन का मतलब यहाँ पे क्या हो गया, यानी कि यहाँ पर स्टूडेंट को इन्फॉर्मेशन एक प्रॉपर ऑर्डर या फिर सीक्वेंस में अरेंज करना बताया जाता है। ठीक है, यहाँ पर उनको बोला जाएगा कि जो भी इंफॉर्मेशन आपको मिली है अब आपको इसको एक प्रॉपर सिस्टमैटिक फॉर्मेट में, सिस्टमैटिक वे में इसको ऑर्गेनाइज करना है। ठीक है, उसके बाद हम बात करें स्टूडेंट्स तो रिसाइटेशन। रिसाइटेशन का मतलब क्या हो गया कि जो भी कुछ स्टूडेंट ने यहाँ पर सीखा है उसको ओरल या फिर रिटन फॉर्मेट में उसको रिकॉल करना है, उसको याद करना है, दोहराना है। ठीक है, तो ये वाली चीज हमारा क्या रहता है, ये एक हमारा प्रोसेस रहता है जो लर्न अंडरस्टैंडिंग लेवल का रहता है।
स्टूडेंट कई बार इससे भी बहुत बार क्वेश्चन बन जाते हैं, क्योंकि एक आपका पूरा प्रोसेस होता है, ठीक है। यहाँ पर क्या है, ये आपका प्रॉपर एक आपका प्रोसेस है। एक्सप्लोरेशन, एक्सप्लोरेशन के बाद क्या है आपका प्रेजेंटेशन, प्रेजेंटेशन के बाद है आपका एसिमिलेशन, एसिमिलेशन के बाद आता है आपका ऑर्गेनाइजेशन, और सबसे लास्ट आता है आपका रिसाइटेशन, ठीक है। तो ये आपका एक प्रोसेस रहता है कि सबसे पहले क्या होता है, सबसे पहले आपका क्या होगा, एक्सप्लोरेशन होगा, यानी कि नए टॉपिक को समझाया जाएगा। उसके बाद प्रेजेंटेशन होगा, उसी टॉपिक को आपको एग्जाम्पल के साथ समझाया जाएगा। प्रेजेंटेशन के बाद आपके पास एसिमिलेशन होगा, यानी कि जो आपके पास प्रीवियस नॉलेज है उसी से कनेक्ट करते हुए आपकी न्यू नॉलेज आपको डेवलप की जाएगी। उसके बाद आपका ऑर्गेनाइजेशन होगा, यानी कि आपने क्या करना है, आपको जो कुछ भी सिखाया गया आपको उसको रिपीट करने के लिए, रिकॉल करने के लिए कहा जाएगा। और लास्ट आपका आएगा रिसाइटेशन, यानी कि अब आपने जो कुछ भी सीखा है उसको आपको लिखकर या फिर बोलकर उसको याद करना है, ठीक है। तो ये एक आपका प्रॉपर फॉर्मेट रहता है स्टूडेंट्स, जिसमें आपका अंडरस्टैंडिंग लेवल आ जाता है। उसके बाद हम बात करें तो आपका लास्ट आता है रिफ्लेक्टिव लेवल। रिफ्लेक्टिव लेवल की बात करें तो स्टूडेंट्स ये आपकी टीचिंग का हाईएस्ट लेवल होता है। इसमें स्टूडेंट्स खुद सोचता है, यानी कि खुद को एनालाइज करता है, इसमें सेल्फ एनालाइज और सेल्फ असेसमेंट रहता है, ठीक है। और प्रॉब्लम को वो खुद सॉल्व करने की कोशिश करता है। टीचर इसमें सिर्फ और सिर्फ गाइड करेगा बच्चे को, ठीक है, बाकी उसको सब कुछ खुद करना होता है। इट कंसिस्ट ऑफ 2 phases। पहला फेज रहता है इसमें प्रॉब्लम राइजिंग, यानी कि इसमें क्या हो गया, इसमें टीचर कोई भी प्रॉब्लम या फिर कोई भी एक सिचुएशन बच्चे को प्रोवाइड करा देगा। और लास्ट क्या है आपका सेकंड, यानी कि प्रॉब्लम सॉल्विंग। अब जो प्रॉब्लम हमने उसको दी है उसी प्रॉब्लम के बिहाफ पे स्टूडेंट्स खुद आइडिया लेता है, अपना खुद आइडिया लेगा और उसके बाद खुद अपनी रिसर्च करेगा और रीजन देगा, और उसके साथ साथ उसका सॉल्यूशन भी निकालेगा। यानी कि यहाँ पर उसको क्या कर रहा है, सॉल्व तक, यानी कि जो हमने उसको प्रॉब्लम दी है उस प्रॉब्लम से वो सॉल्यूशन तक खुद जाएगा। इसमें सिर्फ और सिर्फ टीचर उसको गाइड करेगा, हेल्प नहीं करेगा, ठीक है। Teaching learning is the reflective level involves careful and critical examination of an idea or problem through the problem solving approach। तो यहाँ पर क्या होता है, ये हमारी प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच होती है, जो कि हमारी जनरली आफ्टर ग्रेजुएशन आती है। आफ्टर ग्रेजुएशन, क्योंकि स्टूडेंट ये हमारी एक तरह से कह दे तो ग्रेजुएशन के बाद आपके पास एक क्रिटिकल थिंकिंग आ जाती है। आपको क्या होता है, सिर्फ और सिर्फ आपके कॉन्सेप्ट्स आपके पास होते हैं, आपकी प्रॉब्लम्स आपके पास होती हैं। अब आपको उनको सॉल्व कैसे करना है वो आपके ऊपर होता है। क्या टीचर आपको प्रॉपर्ली लेक्चर देता है? नहीं, आपको सिर्फ समझाया जाता है। अब करना कैसे है वो आप सबके ऊपर होता है, ठीक है। तो एक तरह से हमारे क्या हो गए, ये हमारे 3 लेवल्स ऑफ टीचिंग हो गए, मेमोरी हो गए हैं। तो यहाँ पर हम क्या देखते हैं, पहला हमारा मेमोरी लेवल हो गया, जिसमें हमें सिर्फ और सिर्फ कंप्लीटली जो हमें समझा दिया हमने वो समझ लिया। अंडरस्टैंडिंग लेवल पर क्या है कि हमें समझाया जाएगा, लेकिन हमें यहाँ पर सिखाने के ऊपर फोकस किया जाएगा। पहले क्या है, सिर्फ और सिर्फ जो बोल दिया वो आपको याद करना है। इसमें क्या है, आपको समझाने के ऊपर फोकस है। और यहाँ पर क्या है, सिर्फ और सिर्फ गाइडेंस दी जाएगी, सॉल्व आपको खुद करना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हम बात करते हैं आपके यहाँ पर मेथड्स की। तो स्टूडेंट हम बात कर रहे हैं अब आपके टीचिंग मेथड की। तो टीचिंग हमारा जो है, टीचिंग कैन बी डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। तो टीचिंग जो है वो आपकी डायरेक्ट भी हो सकती है और इनडायरेक्ट फॉर्मेट में भी हो सकती है। एज द टीचर यूज सच मेथड एज लेक्चर, डेमोन्स्ट्रेशन एंड एंगेज स्टूडेंट्स इन फेस टू फेस इंट्रोडक्शन, दे आर कॉल्ड टीचिंग देम डायरेक्टली, ठीक है। जैसे आपका 1-to-1 कम्युनिकेशन हो रहा है, आपकी क्लासरूम में आपका टीचर खड़ा है और वो आपको समझा रहा है, ठीक है, और इन रिटर्न आप उससे क्रॉस क्वेश्चंस भी पूछ पा रहे हो, तो ये क्या है, ये आपका डायरेक्ट कम्युनिकेशन हो गया, यानी कि आपकी डायरेक्ट टीचिंग हो गई। Conversely, when they use active methods like role play, project, assignment, inquiry और other such activities, तो यहाँ पर क्या है, ये आपका इनडायरेक्ट हो गया। इनडायरेक्ट का मतलब क्या हो गया, जैसे कि आपको एक प्रॉब्लम दे दी गई है कि ऐसे आपकी क्लासरूम में एक प्रॉब्लम एनवायरनमेंट क्रिएट कर दिया गया है। अब उसमें आपके पास आपको छोड़ दिया गया, अब उसमें आप क्या कर रहे हैं, अब उसमें आप खुद असेसमेंट कर रहे हैं, खुद एनालाइज कर रहे हैं कि इस प्रॉब्लम में मुझे कैसे सॉल्व करना है, इस प्रॉब्लम को मैं कैसे सॉल्व कर सकता हूँ। तो यहाँ पर टीचर आपको गाइड नहीं कर रहा है, लेकिन टीचिंग यहाँ पे आपको इनडायरेक्टली गाइड कर रही है। टीचर यहाँ पे क्या कर रहा है, टीचर यहाँ पे आपको इनडायरेक्टली गाइड कर रहा है कि आपको यहाँ पर क्या करना चाहिए। तो यहाँ पर वो क्या कर रहा है, एक आपका रोल प्ले क्रिएट कर रहा है, कोई प्रोजेक्ट दे रहा है या फिर कोई भी असाइनमेंट आपको दे दिया या फिर किसी भी तरीके की इंक्वायरी आपको दे दी, उसके बिहाफ पे अगर आपको वो कुछ सिखाना चाह रहा है तो ये आपकी इनडायरेक्टली हो गई। डायरेक्टली में क्या हो गया, जैसे मैं आपको अभी फिलहाल समझा रही हूँ, डायरेक्टली समझा रही हूँ, तो ये क्या है, डायरेक्टली टीचिंग हो गई। अब यहीं पे अगर मैंने आपको कह दिया कि क्लासरूम में कैसे टाइम पर आना है, ठीक है, तो उसके लिए आपको एक यहाँ पर अगर कोई बच्चा है तो वो क्लासरूम में डेली लेट आता है,
ठीक है, उसको टाइम पे आने सिखाने के लिए हमने एक रोल प्ले क्रिएट किया कि एक बच्चा था जो अपना कोई भी काम टाइम पे नहीं करता था, उसके सारे काम डिले होते चले जाते थे। तो एक दिन क्या हुआ, वो देर से सो के उठा तो उसके सारे काम डिले हुए, उसको कोई भी काम सही टाइम पे नहीं हो पाया। उसने एक दिन फैसला किया कि मैं अगले दिन से सारे काम अब जल्दी उठूंगा, सारे काम टाइम पे करूंगा। तो उस दिन उसके सारे काम टाइम पे होते चले गए और उसको सबने बहुत शाबाशी भी दी और सब उससे बहुत खुश हुए। तो उस बच्चे को क्या फील हुआ कि मुझे भी टाइम पे आना चाहिए। तो ये क्या है, ये रोल प्ले के थ्रू हमने उसको समझाया। तो ये क्या कहलाएगा, ये आपकी एक इनडायरेक्ट टीचिंग कहलाएगी। ठीक है, नेक्स्ट स्टूडेंट्स आपका टीचिंग में भी प्लान्ड और अनप्लान्ड, यानी कि टीचिंग जो है वो आपकी प्लान भी हो सकती है, यानी कि हम पहले से डिसाइड करके एक प्रॉपर फॉर्मेट में, जैसे कि मैं आपको यहाँ पर प्रॉपर लेक्चर रेडी करके आपको यहाँ पर सिखा रही हूँ, तो दैट्स कॉल्ड प्लान्ड एक्टिविटी, यानी कि प्लान टीचिंग हो गई है हमारी। ट्रेडिशनली टीचर्स प्लान फॉर इंस्ट्रक्शंस बिफोर दे गो टू क्लासरूम फॉर टीचिंग। जब भी कोई टीचर क्लासरूम में जाता है बच्चों को सिखाने के लिए, बच्चों को पढ़ाने के लिए, तो वो अपनी तैयारी करके जाता है कि मुझे क्या पढ़ाना है, कितना पढ़ाना है और किस पैटर्न से पढ़ाना है, तो वो सब चीजें रेडी करता है। ठीक है, however with the coming of active learning method no strict planning is possible as one is not clear in advance what could be the possible way of organizing teaching learning activities। ठीक है, अब ऐसा तो नहीं है कि सिर्फ और सिर्फ आप क्लासरूम के अंदर ही सीखते हैं, क्लासरूम के बाहर भी आप बहुत सारी चीजें सीखते हैं, अपने टीचर से भी सीखते हैं, अपने पीयर स्टूडेंट से भी सीखते हैं, अपने साथ रहने वाले बच्चों से भी सीखते हैं। ठीक है, तो ये क्या है, ये आपकी अनप्लान टीचिंग हो जाएगी। ठीक है, जो चीज आपको एक प्लान फॉर्मेट में सिखाई जा रही है, प्लान क्लासरूम के साथ सिखाई जा रही है, तो वो क्या होगी, प्लान टीचिंग हो गई। लेकिन अगर आपके आउट ऑफ द क्लासरूम अगर आपको कुछ भी चीज सिखाई जा रही है, आप किसी भी चीज से कुछ भी सीख रहे हो, तो वो आपका क्या होगा, वो आपकी अनप्लान टीचिंग का पार्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट स्टूडेंट्स हम बात कर रहे हैं आपकी टीचिंग कैन बी वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल। टीचिंग आपकी किसी भी तरीके से हो सकती है, टीचिंग आपको मैं भी सिखा सकती हूँ, आपके साथ वाला भी सिखा सकते हैं। अगर आप वर्टिकल फॉर्मेट में बात करें तो बड़े से छोटे ने कुछ सीखा या छोटे से बड़े ने कुछ सीखा। वर्टिकल हॉरिजॉन्टल क्या हो गया कि आपके साथ वाले व्यक्ति ने आपसे कुछ सीखा, यानी कि पीयर आपकी हो गई। जो डिपेंडिंग ऑन द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ टीचिंग टीचर्स में बी लीड स्टूडेंट्स डीप इनटू द टॉपिक। यहाँ पे सबसे पहले क्या हुआ, अगर हम बच्चों को किसी टॉपिक के बारे में बिल्कुल इन डीप समझाने पे चले गए, ठीक है, यानी कि अगर आप कुछ भी इन डीप सीख रहे हो तो वो क्या हो गया, आपका वर्टिकल हो जाएगा। दिस टाइप ऑफ टीचिंग इज कॉल्ड वर्टिकल टीचिंग। ये आपकी क्या कहलाएगी, वर्टिकल टीचिंग कहलाएगी, क्योंकि जब आपको किसी टॉपिक के अकॉर्डिंग इन डीप समझाया जाएगा तो वो आपका ट्यूटर ही होगा समझाने वाला। ठीक है, यानी आपका कोई बड़ा ही होगा आपको समझाने के लिए, तो वो आपकी एक वर्टिकल टीचिंग हो जाएगी। कन्वर्सली इफ द टीचर टीचेस वन टॉपिक एंड देन मूव ऑन टू मोर टॉपिक्स, दे आर सॉर्टिंग टू हॉरिजॉन्टल टीचिंग। यानी कि यहाँ पर क्या हो गया, यहाँ पर हम उसको हॉरिजॉन्टल फॉर्मेट में देखे जा रहे हैं कि हमने सिर्फ और सिर्फ आपको समझाया, उसके बाद अगले टॉपिक पर चले गए। वर्टिकल में क्या हो गया, वर्टिकल में आपको एक ही टॉपिक के बारे में समझाए जा रहे हैं, जब तक आपको वो कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हुआ हमने वो वाली चीज छोड़ी नहीं है। ठीक है, हॉरिजॉन्टल में क्या हो गया, हमने यहाँ पर आपको एक टॉपिक समझाया, उसके बाद अगले टॉपिक पर चले गए, अगला टॉपिक हुआ उसके बाद अगले टॉपिक पर चले गए। ये आपका हो गया हॉरिजॉन्टल टॉपिक। ठीक है, यानी कि उस पर ज्यादा फोकस करने वाली चीज नहीं हुई। तो हॉरिजॉन्टल आपका रियल लाइफ रिलेटेड भी हो सकता है, वर्टिकल आपका क्लासरूम रिलेटेड होगा। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं आपके स्टूडेंट्स कंपोनेंट्स ऑफ टीचिंग, यानी कि जब आप टीचिंग करने लगते हैं तो आपके कौन कौन से ऐसे कंपोनेंट्स है, कौन कौन से आपके फैक्ट्स है जो आपकी बहुत ज्यादा हेल्प करते हैं। तो सबसे पहला क्या होगा, सबसे पहला होता है आपका टीचर, यानी कि जो आपको सिखाने वाला है वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा। प्लान्स, ऑर्गेनाइजेस, लीड्स एंड कंट्रोल द टीचिंग प्रोसेस, ये सब क्या होते हैं, टीचर कौन होता है, टीचर आपके सारे टीचिंग प्रोसेस को कंट्रोल करता है, ऑर्गेनाइज करता है। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं स्टूडेंट। अगर सीखने वाला ही नहीं है तो सिखाया किसको जाएगा। ठीक है, तो सीखने से पहले आपका क्या जरूरी है कि आपके स्टूडेंट्स में वहां पे अवेलेबल हो, यानी कि एक्टिव पार्टिसिपेंट्स इन द लर्निंग प्रोसेस, जो आपके लर्निंग प्रोसेस में एक्टिवली पार्टिसिपेट कर सके। उसके बाद हम बात कर रहे हैं स्टूडेंट्स कंटेंट की। सिखाना क्या है, सिखाने के लिए भी तो जरूरी है ना कि आप सिखाना क्या चाह रहे हैं। द सब्जेक्ट मैटर और इन्फॉर्मेशन टू बी लर्न, जो भी चीज आपकी सीखने वाली है वो सब आपकी कंटेंट के अंदर आ जाएगा। उसके बाद है आपके मेथड्स, किस जरिए आप सिखाना चाहते हैं। जैसे मैं आपको यहाँ पर सिखा रही हूँ ऑनलाइन मीडियम के थ्रू, तो ये क्या है, ये भी आपका एक मेथड है। तो वेज एंड स्ट्रेटेजीज यूज टू फैसिलिटेट लर्निंग, कोई भी स्ट्रेटेजी, कोई भी फैसिलिटेशन, कोई भी आपका मेथड अगर यूज किया जा रहा है तो वो सब आपका यहाँ पर मेथड में आ जाएगा। उसके बाद आएंगे आपकी टीचिंग एड्स। टीचिंग एड्स में क्या हो गया, ये जो आपका बोर्ड यूज किया जा रहा है, दिस इज कॉल्ड योर टीचिंग एड। आपका इंटरनेट कनेक्शन, दिस इज कॉल्ड योर टीचिंग एड। ठीक है, टूल्स एंड रिसोर्सेज यूज टू सपोर्ट टीचिंग, जो आपकी टीचिंग को सपोर्ट करने के लिए टूल्स होते हैं वो वाले। और लास्ट आता है आपका इवैल्यूएशन। इवैल्यूएशन का मतलब क्या, अब लास्ट में आपसे पूछा जाएगा कि आपको समझ में आया या नहीं आएगा, दैट्स कॉल्ड इवैल्यूएशन, यानी कि असेस करना लर्निंग एंड इंप्रूविंग टीचिंग। अब मैंने आपको समझा दिया, अब आपको वो चीज समझ में आई या नहीं है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं रही,
उस चीज को मैं जब एनालाइज करूंगी तो दैट्स कॉल्ड इवेल्युएशन। अगर आपको समझ में नहीं आया तो मैं आपको दोबारा से दूसरे तरीके से समझाऊं, दैट्स कॉल्ड असेसमेंट। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होता है, इंप्रूव करना, हम अपनी टीचिंग को कैसे इंप्रूव कर सके वो सब कुछ हमारा यहाँ पर आता है। नेक्स्ट हम बात करें स्टूडेंट्स, तो आपकी आती है अब टेक्निक्स कि किस तरीके से आप अपनी क्लासरूम टेक्निक को यानी कि क्लासरूम को कैसे आप डेवलप कर सकते हैं, बेटर बना सकते हैं डिसिप्लिन को। तो सबसे पहला क्या करते हैं स्टूडेंट्स, फोकसिंग की। तो फोकसिंग का मतलब क्या है कि सबसे पहले आपको क्या करना है, जो जिन स्टूडेंट्स को आप पढ़ाने वाले हैं, जब एक टीचर आपके सामने खड़ा होता है तो टीचर का सबसे पहला काम होता है कि बच्चों का अटेंशन अपनी तरफ लेकर आना। ठीक है, बच्चों को कहते हैं ना लिसन टू मी, मेरी तरफ देखिए, मेरी बात सुनिए। यानी कि हम यहाँ पे क्या कह रहे हैं, बच्चों को कह रहे हैं कि हमारी तरफ फोकस लेकर आइए अपना। ठीक है, उसके बाद क्या है आपका डायरेक्ट इंटरेक्शन। डायरेक्ट इंटरेक्शन का मतलब क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, यहाँ पर हम बच्चों को बोल रहे हैं कि मेरी तरफ देखो, मेरी बातों को सुनो। हम यहाँ पे उनको डायरेक्टली इंस्ट्रक्शंस प्रोवाइड करा रहे हैं कि आपको करना क्या है, आपको करना कैसे कैसे है। यहाँ पर हम आपको आपकी डायरेक्ट इंस्ट्रक्शंस आपको प्रोवाइड करा रहे हैं। ठीक है, उसके बाद आता है आपका मॉनिटरिंग। मॉनिटरिंग का मतलब क्या होता है, यहाँ पर हम हर एक बच्चे के ऊपर ध्यान रख रहे हैं कि सभी बच्चों का मेरी तरफ ध्यान है, मेरी तरफ फोकस है या नहीं है। बच्चा इधर उधर तो ध्यान नहीं दे रहा है या इधर उधर तो कुछ और काम नहीं कर रहा है, जो मैं पढ़ा रही हूँ उस बच्चे का उस चीज पर ध्यान होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद आता है हमारा मॉडलिंग। मॉडलिंग का मतलब क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, यहाँ पे आपका मॉडलिंग का मतलब हो जाएगा कि जो कुछ भी आप बिहेव बच्चों के साथ करवाना चाहते हैं वैसा ही बिहेव आपको बच्चों के साथ करना होगा। ठीक है, जैसे कि अगर मैं आपके साथ आपसे चाहती हूँ कि आप मेरे साथ पोलाइट बिहेव करें, आप मेरे को रेस्पेक्ट दें, मैं आपसे रूडली बिहेव कर रही हूँ, तो क्या आप मेरे साथ करोगे? नहीं। तो जैसा मैं चाहती हूँ कि आप मेरे साथ बिहेव करें, मुझे भी आपके साथ वैसा ही बिहेव करना होगा। ठीक है, तो ये आपका क्या होता है, ये आपका मॉडलिंग के अंदर आता है। उसके बाद हम बात कर रहे हैं स्टूडेंट्स आपकी नॉन वर्बल क्यूइंग। नॉन वर्बल क्यूइंग का मतलब क्या होता है, आपकी बॉडी लैंग्वेज के थ्रू आपको कुछ भी समझाना, इशारों से समझाना, ये आपका बॉडी लैंग्वेज में होता है, यानी कि नॉन वर्बल क्यूइंग होगा। अब जैसे कि मैं आपको यहाँ पर समझा रही हूँ, ठीक है, अब कभी कभी क्या होता है, टीचर हमें दिखाई नहीं देता, कोई बच्चा आगे खड़ा होता है, कहते हैं बैठ जा, दिखाई नहीं दे रहा है, क्यों? आवाज तो सुनाई दे रही है ना, फिर भी क्यों समझ में नहीं आ रहा है? क्योंकि यहाँ पर आपका आई कॉन्टेक्ट नहीं हो पा रहा है, आप मेरी बॉडी लैंग्वेज को नहीं देख पा रहे हैं। क्योंकि बॉडी लैंग्वेज जब हमारे सामने आती है, हम उसके हैंड एक्सप्रेशंस, उसके हाव भाव को देखते हैं, तो उससे हमारा अटेंशन क्रिएट होता है, हमारा फोकस क्रिएट होता है। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं हमारा यहाँ पर एनवायरमेंट कंट्रोल। एनवायरमेंट कंट्रोल क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, एक ऐसा एनवायरमेंट जहां पर बच्चों को सही तरीके से फ्रेंडली एनवायरमेंट मिल सके, जहां पर वो सही तरीके से चीजों को समझ सके और उनको समझने में यानी कि उनको फोकस करने में प्रॉब्लम ना हो। अब जैसे स्टूडेंट्स यहाँ पे बात करें, जैसे हम पढ़ रहे हैं, अगर यहाँ पर बहुत ज्यादा आवाज होने लग जाए या फिर आपका इंटरनेट स्लो चलने लग जाए, तो क्या तब भी आपके पास डिस्ट्रप्शन नहीं होगा? आपको तब भी तो एक कह दो कि रुकावट आ जाएगी ना। तो वो रुकावट हटाना वो ही हमारा क्या कहलाता है, एनवायरमेंट कंट्रोल, यानी कि आपको एक सही एनवायरमेंट प्रोवाइड कराना पढ़ने के लिए। उसके बाद हम बात कर रहे हैं स्टूडेंट्स आपका लो प्रोफाइल इंटरवेंशन। लो प्रोफाइल इंटरवेंशन की बात करें तो स्टूडेंट्स यहाँ पे हम बात करते हैं एक ऐसे एनवायरमेंट की, जैसे कि बच्चे ने कोई गलती कर दी, ठीक है, अब बच्चे हैं, गलतियां तो कर ही देते हैं, टीचर का काम है उनको सुधारना। तो अब बच्चे ने अगर कोई गलती करी तो टीचर के पास दो ऑप्शन, पहला क्लासरूम के बीच में उसको डांट दे, तुमने ऐसे क्यों किया, ये है वो है, उसको पूरी तरह से, अब वहां पे बच्चा क्या है, एम्बेरस फील करेगा, ठीक है, उसका डीमोटिवेशन आ जाएगा, उसको यहाँ पे बुरा फील होगा। दूसरा टीचर के पास क्या, बच्चा 2 मिनट जरा मेरे साथ आना, मुझे आपसे कुछ बात करनी, उनको साइड लेकर जाइए, उनको समझाइए कि आपने क्या गलती की है और उसको बोलिए कि डोंट रिपीट दैट अगेन। ठीक है, तो ये क्या है, ये होगा आपका लो प्रोफाइल इंटरवेंशन, यानी कि यहाँ पर हमने बच्चे को बोला है कि यहाँ पर आपको सही तरीके से बच्चों को बीच में न डांट के हमने उसको साइड में जाकर समझाया। ठीक है, इससे उसकी भी बात रह गई और हमारी भी बात रह गई। ठीक है, नेक्स्ट आता है आपका असर्टिव डिसिप्लिन। असर्टिव डिसिप्लिन की बात करें स्टूडेंट, तो असर्टिव डिसिप्लिन क्या होगा, असर्टिव डिसिप्लिन वो वाली चीज है जिसमें हमने जो रूल्स बनाए हैं वो सभी बच्चों पे अप्लाई होंगे। ठीक है, ऐसा नहीं कि आप पे अप्लाई हो रहे हैं, आप पे नहीं हो रहे हैं। एक बच्चा है जो 9 बजे आ रहा है, एक बच्चा है जो 8 बजे आ रहा है, एक बच्चा है जो 10 बजे आ रहा है, नहीं, सब बच्चों को 9 बजे आना है तो 9 बजे ही आना है। ये क्या हो जाएगा, ये आपका असर्टिव डिसिप्लिन हो जाएगा। उसके बाद क्या है आपका, उसके बाद होगी आपकी कंसिस्टेंसी। कंसिस्टेंसी का मतलब क्या है, जो रूल एक बार बना दिया गया है वो ही रूल रहेगा, ये नहीं कि आज रूल आपका कुछ और है, कल कुछ और है, परसों कुछ और है, एक कंसिस्टेंसी मेंटेन करनी। ठीक है, वो चीज यहाँ पर हो गई। उसके बाद बात करें स्टूडेंट्स यहाँ पे आपके रूल अवॉइडेंस की, तो रूल अवॉइडेंस का मतलब क्या हो गया, रूल अवॉइडेंस का मतलब है कि अगर आपने कोई रूल ब्रेक कर दिया तो उसके बारे में भी आपको पहले ही बताना है। देखिए हमारी क्लासरूम के ये सब रूल्स है, अगर आप इनको फॉलो नहीं करते हैं तो आपको फिर यहाँ पर पनिशमेंट दी जाएगी।
वो जो पनिशमेंट दी जाएगी वो भी आपको पहले ही समझा चुके हैं कि ये वाली फिर प्रॉब्लम आएगी। जैसे कि अगर मैंने कह दिया कि मेरी क्लासरूम में अगर आप लेट आए तो फिर आपको हाथ खड़ा ऊपर करके खड़ा कर दिया जाएगा, ठीक है। तो ये क्या है, ये आपकी एक पनिशमेंट है जिसके बारे में आपको पहले ही बता दिया गया है। तो दैट्स कॉल्ड योर रूल अवॉइडेंस, कि अगर आप रूल को अवॉइड करते हैं तो उसके बाद आपका क्या होगा, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं स्टूडेंट्स आपकी क्वालिटी ऑफ अ इफेक्टिव टीचर, यानी कि एक अच्छे टीचर के अंदर क्या क्या आपकी क्वालिटीज होनी चाहिए। तो सबसे पहला आपका है रोल ऑफ केयरिंग, यानी कि प्यार वाला होना चाहिए, परवाह करने वाला टीचर होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि इतना रूड हो कि उसको फर्क ही नहीं पड़ता कि मेरे बच्चे के साथ क्या हो रहा है, ठीक है। तो टीचर के अंदर एक केयरिंग की भावना जरूर होनी चाहिए। उसके बाद है लिसनिंग, बच्चों की प्रॉब्लम को, बच्चों की बातों को जरूर सुने। ये नहीं कि सिर्फ और सिर्फ अपनी बोल दी, अपनी कह दी और उसके बाद काम खत्म हो गया। बच्चा क्या कहना चाह रहा है, बच्चे को क्या प्रॉब्लम फेस हो रही है, उसको हमें मतलब ही नहीं है। उसके बाद आता है अंडरस्टैंडिंग, समझे, सुन लिया, बोल दिया, लेकिन समझ ही नहीं रहा है, ठीक है। तो समझना भी बहुत ज्यादा जरूरी है। नोइंग स्टूडेंट्स, अपने बच्चों की हर बात को जाने, बच्चा क्या कहना चाहता है, बच्चों को समझ में आया है या नहीं आया है, बच्चा कहने में हिचकिचा रहा है, वो सब बातों को बिना कहे समझ ले। उसके बाद आता है रोल ऑफ फेयरनेस एंड रिस्पेक्ट। रोल ऑफ फेयरनेस का मतलब क्या हो गया, सबके साथ एक समान भावना रखिए। ये नहीं कि मेरा ये वाला फेवरेट बच्चा है तो मैं इसके साथ ज्यादा करूंगा, वो बच्चा मेरे साथ मिसबिहेव करता है तो मैं उस बच्चे के साथ अच्छा बिहेव नहीं करूंगा। तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर आपको बोला गया है कि आपको बायस्ड नहीं होना है। अ टीचर कैन नॉट बी अ बायस्ड अमंग देयर स्टूडेंट्स, ठीक है। वो अपने स्टूडेंट्स के बीच में कभी भी बायस्ड नहीं हो सकते हैं। उनको क्या होना, फेयरनेस होना चाहिए। उसके बाद साथ साथ क्या है, आपको रिस्पेक्ट, जैसे मैंने आपको अभी बताया है कि जैसा आप अपने बच्चों के साथ करेंगे आपके बच्चे भी वैसे ही आपके साथ बिहेव करेंगे। तो अगर आप बच्चों के साथ रिस्पेक्ट से बात करेंगे तो आपके बच्चे भी आपके साथ रिस्पेक्टफुली बात करेंगे। उसके बाद आएगा आपका सोशल इंटरेक्शन विद स्टूडेंट्स। ऐसा नहीं कि क्लासरूम में ही सिर्फ आप अपने बच्चों को जानते हैं, सोशली अगर आपके बच्चे आपको मिल रहे हैं तो आप उनको जानते ही नहीं, ठीक है। तो यहाँ पर आपका सोशल इंटरेक्शन भी होना चाहिए आपके बच्चों के साथ, आप अपने बच्चों की बाहरी दुनिया से भी कनेक्टेड होने चाहिए। उसके बाद आता है आपका प्रमोशन फॉर एंथुसियाज्म एंड मोटिवेशन फॉर लर्निंग। यहाँ पर बच्चों के अंदर एक अच्छाई की भावना, यानी कि उनके अंदर एक जिज्ञासा, उनकी क्यूरियोसिटी, उनके अंदर एक एंथुसियाज्म जनरेट किया जाता है, ठीक है। सीखने का, समझने का और पहल करने का, इनिशिएटिव लेने का। अगर बच्चा कोई किसी चीज को लेके इनिशिएट ले रहा है, किसी चीज को समझने की कोशिश कर रहा है, तो यहाँ पर एक टीचर का मेन रोल होता है कि टीचर अपने बच्चों को यहाँ पर मोटिवेट करे कि हाँ आप पहल करें, ठीक है। तो स्टूडेंट्स ये था एक हमारी इफेक्टिव टीचिंग का रोल, यानी कि एक आपकी इफेक्टिव टीचर के अंदर क्या क्या अच्छी क्वालिटीज होनी चाहिए। तो स्टूडेंट्स ये थे हमारी आज की क्लास में, जिसमें हमने हमारी टीचिंग एप्टीट्यूड को समझा। टीचिंग एप्टीट्यूड में यहाँ पर हमने सीखा कि हमारी टीचिंग का रोल क्या होता है, आपके लेवल्स ऑफ टीचिंग क्या होते हैं, आपकी एक टीचर की अक्षर की खूबी क्या होती है, एक अच्छी क्लासरूम को, एक टीचिंग एनवायरनमेंट को आप कैसे बना सकते हैं। आज की क्लास में हमने टीचिंग एप्टीट्यूड के फर्स्ट चैप्टर को यहाँ पर समझा है, बहुत अच्छी तरीके से समझाने की मैंने पूरी कोशिश की है। स्टूडेंट्स अगर आपको कोई भी डाउट लगता है तो कमेंट बॉक्स में प्लीज अपने डाउट्स को लिखिए, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक तो जरूर कीजिएगा, और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर आपने बेल आइकन को प्रेस नहीं किया है तो जल्दी से बेल आइकन को प्रेस कीजिए। क्यों? क्योंकि उससे आपके पास, तभी तो आपके पास अपडेटेड नोटिफिकेशंस आएगी ना। पता चला आपने उसको बेल आइकन को प्रेस नहीं किया, अब वीडियोस अपलोड होती जा रही हैं और आपको पता ही नहीं चल पा रहा है। तो स्टूडेंट्स अगर आप चाहते हैं कि कंसिस्टेंसी फॉर्मेट में मैं आपके साथ आपकी तैयारी एग्जाम लेवल तक और जल्दी से जल्दी आपकी सारी तैयारी करवा सकूं, तो उसके लिए आपको जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करना होगा और बने रहना होगा हमारे साथ एमएस क्लासेस पर अपनी तैयारी, यानी कि यूपी असिस्टेंट प्रोफेसर रिक्रूटमेंट 2026 के लिए अपने आप को सिलेक्शन प्रोसेस के लिए तैयार करने के लिए। टिल देन पढ़ते रहिए और करते रहिए तैयारी अपनी एमएस क्लासेस के साथ। थैंक यू।